समकालीन कथा जगत में पंकज सुबीर एक अग्रणी कथाकार हैं। वे हिंदी साहित्याकाश के एक चमकते हुए सितारे हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी ये कहानी नहीं है। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वैसे तो इस कहानी, क्षमा करें, मैं तो पूर्व में ही लिख चुका हूँ कि ये कहानी नहीं है, तो फिर इसे क्या कहा जाए? चलिए इसे एक घटना कह लेते हैं। हाँ, तो इस घटना का केंद्रीय पात्र मैं ही हूँ, और कोई हो भी कैसे सकता है। अपने आप को केंद्रीय पात्र रखने में जो आनंद है वो किसी दूसरे को नायक बना देने में कहाँ है। हम सब इसी भ्रमजाल में तो जी रहे हैं कि हम ही नायक हैं। खैर, तो फिलहाल तो ये तय हुआ कि घटना का केंद्रीय पात्र मैं ही हूँ। मेरे समेत इस पूरी घटना में केवल 4 ही पात्र हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है। आपकी मतलब आप पढ़ने वालों की सुविधा के लिए। आपके पास आजकल समय ही कहाँ है पढ़ने वढ़ने का। बड़ी मुश्किल से तो आपने थोड़ा सा समय निकाला है। उस थोड़े से समय में भी मैं आपको उलझा डालूं तो आगे से आप वो थोड़ा सा समय निकालना भी बंद कर देंगे। घटना के अलावा जो बाकी 3 पात्र हैं उसमें से 2 पुरुष हैं और 1 स्त्री है। हम चारों एक ही बिरादरी में अलग अलग ऊंचाइयों पर विराजमान हैं। शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं कागज़ पर अक्षरों से कुछ पहेलियाँ रचता हूँ और प्रयासरत हूँ कि मुझे भी लेखक मान लिया जाए। हालांकि मैं पूर्व में लिख चुका हूँ कि मैं भी उसी बिरादरी का हूँ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अभी बिरादरी का विचार तय होना बाकी है। मेरे अलावा जो बाकी के 3 हैं उनमें से 1 स्त्री और 1 पुरुष को पति पत्नी जैसा ही कुछ कहा जा सकता है। सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को मद्देनज़र रखा जाए तो इन दोनों में जो पत्नी नाम का पात्र है उस पात्र के गले में बाकायदा एक मंगलसूत्र है जो पति नाम के पात्र ने काफ़ी सारे साक्षियों के सामने ना जाने क्या सोचकर पहना दिया था। पत्नी नाम के पात्र ने अभी तक उसे पहन रखा है, इसलिए कह सकते हैं कि वो पत्नी है। अब इन दोनों पात्रों को नाम क्या दिया जाए? ठहरिए, नाम देने से पहले मैं बता दूं कि ये दोनों बाकायदा लेखक हैं। कई सारी साहित्यिक गोष्ठियों में दोनों मंच पर पास पास की कुर्सियों पर बैठते हैं और माना जाता है कि दोनों की सफलता में एक दूसरे का बड़ा योगदान है। ये माना जाता है। वाक्य किसके संदर्भ में लिखा जा रहा है वो कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों में से लिखता कोई एक ही है, दोनों नहीं लिखते। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि दोनों ही नहीं लिखते। खैर, फिर भी इस माना जाता है को ही माना जाए। हाँ, तो दोनों का नाम क्या दिया जाए? चलिए महिला और पुरुष से काम चलाते हैं। परेशान मत होइए। आप यही सोच रहे हैं ना कि पुरुष तो घटना में 3 हैं, फिर ये कैसे पता चलेगा कि किस पुरुष की बात हो रही है? चिंता ना करें, दूसरा वाला जो पुरुष पात्र है वो पुरुष है ही नहीं। फिर दरअसल वो तो महापुरुष है। अब बाकी बचा मैं, तो मैं ही कौन सा पुरुष हूँ? मैं तो मैं हूँ, ना स्त्री ना पुरुष, केवल मैं। तो तय हुआ कि घटना में जो लगभग पति पत्नी हैं उनका नाम महिला और पुरुष है, मेरा नाम मैं है। अब चलें अपने चौथे पात्र की तरफ। कहानी का चौथा पात्र दरअसल में बिरादरी का मोटा वाला खंबा है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो पुरुष नहीं है, वो तो महापुरुष है। इस महापुरुष की एक सुदृष्टि किसी को भी बिरादरी में ले आती है। कुदृष्टि क्या कर सकती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद कुछ नहीं लिखते हैं, मगर चूंकि दूसरों के लिखे हुए की आलोचना, समालोचना, समीक्षा करते हैं, इसलिए महापुरुष हैं। इनकी कलम देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही स्याही उगलती है। उगलना भी चाहिए। आखिर को वो कोई छोटी मोटी कलम थोड़े ही हैं, वो तो महान बनाने वाली कलम हैं। खैर, अब घटना शुरू करने से पहले बस एक बार और हम चारों का थोड़ा सा वर्णन। मैं स्वयं तो वैसे अशरीरी पात्र हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि मैं 30 वर्ष के लगभग का युवक हूँ। आँखों में मध्यवर्गीय लालच है, इसलिए अवसर पाते ही महापुरुषों के चरणों को चाट चाट कर अपनी वफादारी बताने का प्रयास करता रहता हूँ। पुरुष गंजा, तुंदियल और अनाकर्षक है,
इसके विपरीत महिला वैसी ही है जैसी उसे होना चाहिए, या इस घटना की महिला पात्र को जैसा होना चाहिए। हमारे महापुरुष भी पूर्ण महापुरुष हैं। सुता हुआ इकहरा शरीर, झक सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते हैं, कभी कभी प्याजी या मूंगिया कलर का कुर्ता भी पहनते हैं, थोड़ा मोटी फ्रेम का चश्मा लगाते हैं। मतलब कुल मिलाकर वैसे ही हैं जैसे कि महापुरुष होते हैं। चलिए अब घटना को शुरू करते हैं। मैं जब उस शहर में उतरा तो ये तय था कि मुझे रात भी यहाँ रुकना है। महिला और पुरुष से मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं वहाँ रुक सकता हूँ, और इस रुकने के पीछे मेरा वास्तविक मकसद है महिला और पुरुष के घर से 2 घर छोड़कर रहने वाले महापुरुष के चरणों को चाटकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, क्योंकि ऐसा करे हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। वैसे तो महापुरुष मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु महापुरुषों की याददाश्त ज़रा कमज़ोर होती है। अगर बहुत दिनों तक कोई तलवे चाट के नहीं जाए तो ये उसको भूल भी जाते हैं। दिन भर अपना काम निपटा कर जब मैं महिला के घर पहुंचा तो वो अकेली थी। मुझे देखते ही बोली, अरे आज कैसे रास्ता भूल गए भाई? बस यहाँ कुछ काम से आया था, काम पूरा हुआ तो सीधा यहाँ आ गया कि आज रात यहाँ ही रुका जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो आओ, मैं कुछ हल्का फुल्का खाने की व्यवस्था करती हूँ। महिला ने कहा। मैं उस कमरे की ओर बढ़ गया जिसमें मैं अक्सर ठहरता रहता हूँ। चाय की चुस्कियों के बीच हमारे मध्य साहित्य लेखन को लेकर चर्चाओं का लंबा दौर चला। महिला का मानना था कि उसकी प्रतिभा का पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है। मैं गौर से उसकी ओर देखता रहा। थोड़ी बुढ़ा जरूर गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पुरुष नहीं आए हैं। महिला ने बताया कि वो अक्सर देर रात तक आते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं। शाम गहरा गई, या यूं कहिए कि रात ही हो गई। मुझे लगा कि अब मुझे अपने वास्तविक कार्य भी पूरा कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि मैं ज़रा महापुरुष के घर तक होकर आता हूँ। ठीक है, हो आओ, तब तक ये भी आ जाएंगे, फिर साथ ही खाना खाएंगे, महिला ने उत्तर दिया। मैं टहलता हुआ महापुरुष के घर पहुँचा। आप भले ही इसे ना माने, लेकिन सच यही है कि महापुरुष अकेले ही बैठे थे। होता है ऐसा, महापुरुष हमेशा ही भीड़ से घिरे रहें ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। जाते ही मैंने साष्टांग से थोड़ा कम वाला प्रणाम किया। महापुरुष ने गदगद होते हुए कहा, अरे बस, कब आए? मैंने कहा, बस चला ही आ रहा हूँ। सोचा सबसे पहले आपके दर्शन कर लूँ, काफ़ी समय हो गया था। और कैसा चल रहा है लेखन? महापुरुष का गदगदपन अभी भी बाकी है। मेरी चाटुकारिता, लिजलिजापन इसे और बढ़ा रहा है। कहाँ का लेखन, बस यूं ही कुछ प्रयास कर लेता हूँ, वो भी जितना आपका मार्गदर्शन मिल जाए, बस उतना ही। मैंने अपने लिजलिजेपन को और बढ़ाते हुए कहा। अरे हाँ, तुम्हारी एक कविता पढ़ी थी कहीं, क्या तो भी शीर्षक था। ठीक थी कविता, मगर तुमसे मैं इससे भी कहीं ज़्यादा की उम्मीद रखता हूँ। ये उनकी आदत है, जैसे जैसे सामने वाले का लिजलिजापन बढ़ता है वे खुलना शुरू हो जाते हैं। आपने पढ़ी थी? मेरे स्वर में इस तरह के भाव आ गए मानो उनका पढ़ लेना कोई अद्भुत घटना है। आप पहले भी कह चुके हैं कि और ज़्यादा कुछ आप चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, बहुत प्रयास करने के बाद भी यहाँ तक नहीं आ पाता। जब आपकी छाया नहीं मिलेगी तो भटकाव तो आएगा ही। मैंने अपनी पूरी शक्ति अपने व्यक्तित्व को मालिक के पैरों में लौट रहे पालतू कुत्ते की तरह बनाने में लगा डाली। अरे नहीं, तुम में ऊर्जा है, तुम कर सकते हो, इसीलिए तो तुमसे कहता हूँ और किसी से नहीं कहता। महापुरुष के चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कुराहट भी आ गई, ठीक वैसी ही जैसी टीवी धारावाहिक के रामायण के राम के चेहरे पर बिना वजह नजर आती थी। मैंने अपने चेहरे पर उपकृत हो जाने वाले पूर्ण भाव लाए, साथ ही अपनी देह यष्ट में भी उपकार के बोझ से दब जाने की क्रिया की। और कहाँ ठहरे हो? महापुरुष ने हाथ की पुस्तक को सामने रखी टेबल पर रखते हुए कहा। बस यहीं पास में पुरुष के घर ठहरा हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं कहा कि महिला के घर ठहरा हूँ। हालांकि घर तो महिला पुरुष दोनों का ही है, मगर महिला कह देने से शायद महापुरुष बुरा मान सकते थे। अच्छा, वहाँ ठहरे हो। पुरुष थे क्या घर पर? महापुरुष ने पूछा। नहीं, वे तो अभी नहीं आए थे, महिला ही थीं। कह रही थी पुरुष तो देर रात तक आते हैं। मैंने स्वर में अदब का समावेश करते हुए कहा।
हाँ भाई, अब तो बड़े लेखक हो गए हैं, देर से नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। पुरुष के स्वर में कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पाया। खाना तो यहीं खाओगे ना? महापुरुष ने कुछ अधिकार वाले स्वर में मुझसे कहा। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। लगता है आज देवता कुछ अधिक ही प्रसन्न हैं। जी, सोचकर तो यही आया हूँ कि आज आपके साथ ही भोजन करूँगा। मैंने कुछ अटपटा सा उत्तर दिया। कितनी रोटी खाओगे? पुरुष ने सीधा प्रश्न किया। इस तरह के प्रश्न को यदि किसी से सीधा पूछ लिया जाए तो मेरा दावा है कि कोई भी इसका तुरंत उत्तर नहीं दे सकता। जी, बस 4 या 5। मैंने भी संक्षिप्त मगर उलझा सा उत्तर दे दिया। ठीक है, अंदर जाकर खाना बनाने वाले लड़के से कह दो कि 4 या 5 रोटी ज़्यादा बना लेगा, और हाँ, उससे कह देना कि कुछ दे जाएगा। महापुरुष ने आदेशात्मक स्वर में कहा। कुछ क्या है मेरी समझ में आ गया। खैर, मैंने अंदर जाकर उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही कह आया। थोड़ी देर में महापुरुष के सामने वाली टेबल पर 1-2 प्लेटों में आकर कुछ रखा गया। रोस्टेड चने, मूंगफली के दाने और उन पर पतला कतरा हुआ प्याज, धनिया सजाकर छिड़का गया था। जाहिर सी बात थी, रात हो गई है। क्या लोगे? महापुरुष ने कहा। जी, बस जो आप लेंगे थोड़ी सी मैं भी ले लूँगा। मैंने स्वर में उनके प्रति सम्मान का पुट डालते हुए उत्तर दिया। ठीक है, वहाँ से वो ट्रे उठा लाओ, उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। दीवार में अलमारी बनी हुई थी जिसमें भांति भांति की बोतलें सजी थीं। सामने टेबल पर रखी हुई एक ट्रे में शाम की तैयारी की हुई रखी थी। मैंने उस ट्रे को लाकर उनके सामने की टेबल पर रख दिया। लगभग 1 घंटे बाद महापुरुष सचमुच के महापुरुष हो गए। अब महापुरुष तो वही होता है ना जो सच बोलता है। तो हमारे महापुरुष ने भी सच बोलना शुरू कर दिया। ना जाने किस किस के बारे में क्या क्या बोलते रहे। शायद इसी को निर्वाण की स्थिति कहते हैं, जब पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि निर्वाण की स्थिति में था कौन, महापुरुष या मैं। हमारे यहाँ एक साहित्यिक आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस बार हम लोगों की इच्छा है कि आपका सम्मान उसमें किया जाए। मैंने उपकार को उतारने का प्रयास करते हुए कहा। यह अच्छा तरीका है किसी बड़े साहित्यकार को फोकट में बुलाने का। 150 रुपये का शॉल और 5 रुपये का श्रीफल देकर सम्मान कर दो, महापुरुष ने व्यंग्य के स्वर में कहा। मैं सिटपिटा कर रह गया। पता है, हमारे देश में शॉल केवल 2 ही को ओढ़ाई जाती है, या तो शव को या साहित्यकार को। दोनों ही मामलों में हम एक शॉल फेंक कर दोनों के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। एक घूंट पीकर गिलास नीचे रखते हुए महापुरुष ने कहा। सम्मान वम्मान की तो अब मेरी कोई इच्छा रही नहीं। करना चाहो तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। करोगे तो भी शॉल तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, दुकान वाले को वापस कर देना। तुम तो ये बताओ, पत्रम पुष्पम का क्या हो सकता है? महापुरुष ने मोटे लेंस के पीछे से झांकते हुए मुझसे कहा। जी, जैसा आप आदेश करेंगे हो जाएगा, मैंने उत्तर दिया। हालांकि उत्तर देते समय ज्ञात था कि अब ये व्यवस्था भी मुझे अपनी जेब से ही करनी है। ठीक है, पर हाँ, ये खर्चा तुम्हारे ऊपर तो नहीं आएगा ना? समिति वगैरह तो ठीक ठाक है ना? महापुरुष ने फिर प्रश्न किया। नहीं नहीं, सब व्यवस्था समिति को ही करना है, मैंने निर्वाण वाली अवस्था में भी झूठ बोलते हुए कहा। आधे घंटे का समय और बीता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण सत्य के ऊपर भी क्या कुछ होता है, मगर वो निर्वाण से ऊपर वाली स्थिति तो आ ही चुकी थी। चलो अब खाना खाया जाए, महापुरुष ने अंतिम घूंट लेकर ग्लास को नीचे रखते हुए कहा। महिला तुम्हारा इंतज़ार तो नहीं कर रही होंगी? महापुरुष ने प्रश्न किया। जी, कर तो रही होंगी, मैंने उत्तर दिया। जब तक खाना लगता है तब तक बोल आओ कि तुम खाना यहाँ खा रहे हो, यह आदेश था। जी, मैंने कहा और उठ गया। सुनो, पीछे से महापुरुष का स्वर सुनकर मैं ठिठका। उनसे कह देना मैं बुला रहा हूँ। जी ठीक है, कहकर मैं बढ़ गया। महिला अभी भी अकेली थी। मुझे देखा तो बोली, कितनी देर कर दी, तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैंने अभी खाना खाया है। जी, मैं तो खाना वहीं खा रहा हूँ, महापुरुष नहीं माने, उन्होंने आपको बुलाया है, मैंने झिझकते हुए कहा। अरे, अब मैं क्या करूँगी आकर, रात भी काफ़ी हो गई है, महिला ने कुछ नाक भौं से कुड़ते हुए कहा। जी ठीक है, कहकर मैं पलटा। अचानक महिला का स्वर सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, कहना मैं आ रही हूँ। मैं उत्तर सुनकर बढ़ गया।
खाना लग चुका था। महापुरुष मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ, महापुरुष ने मुझे देखते हुए कहा। महिला के बारे में कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें पता है कि यदि उन्होंने बुलाया है तो महिला को आना ही है। खाने के दौरान ही महिला भी आ गई। आइए, महापुरुष ने स्वागत करते हुए कहा। खाना लेंगी आप? नहीं नहीं, खाना तो मैं खा चुकी हूँ, महिला ने बैठते हुए उत्तर दिया। चलो ये पापड़ ले लो, महापुरुष ने पापड़ की प्लेट को बढ़ाते हुए कहा। महिला ने एक पापड़ उठाकर उसे कुतरना शुरू कर दिया। और कुछ लोगी? महापुरुष ने कुछ देर पहले उपयोग की जा रही ट्रे की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, बताया ना मैं खाना खा चुकी हूँ, महिला ने उत्तर दिया। उससे क्या होता है, थोड़ी बहुत। महापुरुष ने प्रश्न अधूरा छोड़ दिया। महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। महापुरुष ने मेरी तरफ देखकर ट्रे की ओर इशारा किया। मैंने ट्रे में से एक साफ ग्लास उठाया और एक छोटा सा कुछ बनाकर महिला की ओर बढ़ा दिया। महिला उस कुछ को सुड़कने लगी। सामने प्लेट में कुल 9 चपातियाँ आ गई थीं। मैंने अपने लिए 5 चपातियाँ बोली थीं, अतः जाहिर है महापुरुष 4 खाते हैं। हमने अपने अपने हिस्से की 4 और 5 को निपटाया। तब तक महिला भी नाना करते हुए 4 कुछ सुड़क चुकी थी। और सुनाओ क्या चल रहा है? खाने से फारिग होकर एक साफ तौलिए से हाथ पहुँचते हुए महिला की ओर देखकर महापुरुष ने पूछा। बस कुछ खास नहीं, एक प्लॉट पर कुछ काम कर रही थी, मगर कुछ ठीक ठाक जम नहीं रहा है, महिला ने उत्तर दिया। क्या सब्जेक्ट है? महापुरुष ने आंखें मूंदकर कुर्सी से सर टिकाते हुए पूछा। आपको बताया तो था, विवाहेतर संबंधों पर एक लंबी कहानी लिख रही हूँ, महिला ने उत्तर दिया। आंखें बंद किए हुए ही पुरुष ने कहा। सब्जेक्ट कुछ घिसा पिटा हो चुका है, हर तीसरी कहानी में यही हो रहा है, उसमें नया क्या करने की गुंजाइश तुमने ढूंढी है? महापुरुष ने उसी प्रकार आंखें बंद किए हुए पूछा। वही तो समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या नया ट्रीटमेंट दिया जाए। पिछली बार आपको जो बताया था, अभी काम वहीं पर रुका हुआ है, महिला ने उलझन भरे स्वर में कहा। कहानी का शीर्षक क्या है? महापुरुष ने पूछा। अपूर्णा, महिला ने उत्तर दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूरी कहानी को व्यक्त कर रहा है। कहानी कितनी हो चुकी है? महापुरुष की आंखें अभी भी बंद ही हैं। आधी हो चुकी है, मगर अब काफ़ी सारी उलझनें सामने आ रही हैं, महिला ने कहा। वो तो आएंगी ही, आधी होना मतलब अंत होना शुरू हो रहा है, और अंत में तो उलझनें आती ही हैं। 2 ही बातें होती हैं, शुरुआत और अंत, और बीच में होता है ये आधा, ना शुरुआत और ना अंत, जहाँ शुरुआत आकर समाप्त होती है और जहाँ से अंत प्रारंभ होता है। महापुरुष का स्वर मानो किसी कुएं में से आ रहा था। कभी कभी जब हम आधे तक पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचकर अंत के प्रारंभ होने की थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बहुत पीड़ादायी होती है ये प्रतीक्षा। महापुरुष के कहने के बाद कमरे में सन्नाटा फैल गया। तुम्हारी कहानी के साथ भी यही हो रहा है, कहते हुए महापुरुष ने आंखें खोलकर महिला की तरफ देखा। हाँ, शायद, महिला ने उलझन भरे स्वर में कहा। शायद नहीं, ऐसा ही है, महापुरुष ने कहा। तुमको नींद आ रही होगी शायद। फिर महापुरुष ने मेरी तरफ देखकर पूछा। हाँ, बहुत थका हुआ हूँ। मुझे प्रश्न के तरीके से ही ज्ञात हो चुका था कि मुझे यही उत्तर देना है। ठीक है, बाहर दीवान डला है, तुम जाकर सो जाओ। तुम्हारे कार्यक्रम के बारे में हम सुबह तफसील से बातें करेंगे, महापुरुष ने निर्णय सुनाते हुए कहा। मैं उठकर बाहर जाने लगा। पीछे से महापुरुष का स्वर आया, दरवाज़ा बाहर से उड़का देना। मैंने कमरे से बाहर आकर दरवाजे को उड़काया और दीवान पर आकर लेट गया। दिन भर की दौड़ धूप, यात्रा की थकान और उस पर रात्रि के 12 बज जाना, इन सब का सम्मिलित परिणाम ये हुआ कि आंखें बंद करते ही नींद लग गई। हालांकि यहाँ पर आपको आपत्ति हो सकती है कि ऐसी स्थिति में किसी को भी नींद कैसे आ सकती है। मानव मन का उत्सुक स्वभाव उसे सोने कैसे दे सकता है। मगर चूंकि घटना मेरी है, इसलिए मेरे पात्र मेरी मर्जी से सोएंगे और जागेंगे। हकीकत भी यही है कि मुझे लेटते ही नींद आ गई। जब नींद खुली तो सूर्य निकलने के लगभग 1 घंटा पूर्व वाली स्थिति थी। हल्का सा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। जहाँ मैं सो रहा था वो जगह न कमरा थी न खुला हुआ था, उसे एक जालीदार बरामदा कह सकते हैं। प्यास काफ़ी ज़ोर से लग रही थी। कुछ देर तक तो सहन करके लेटा रहा, मगर जब सहन नहीं हुई तो उठ गया।
दरवाजे को धीरे से ढकेला। वो रात को मैंने जिस तरह उड़काया था वो उसी अवस्था में था। झिझकते हुए मैंने अंदर प्रवेश किया। कमरे में रखे हुए दीवान पर महापुरुष और महिला दोनों ही शांतिपूर्वक सो रहे थे। यहाँ पर शायद आप उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं कुछ तफसील से वर्णन करूँगा, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं केवल यही कहूँगा कि उस ओर देखे बिना ही मैं रसोई घर की ओर बढ़ गया। रसोई घर में जाकर मैंने 2-3 गिलास पानी पिया। तीसरा गिलास पी ही रहा था कि महापुरुष का स्वर सुनाई दिया, 1 गिलास पानी भरकर यहाँ भी रख जाना। ध्यान दें कि वाक्य में रख जाना का प्रयोग हुआ है, दे जाने का नहीं। मैं 1 गिलास पानी भरकर कमरे में आया। कमरा पूर्ववत ही था, मानो यहाँ से पानी मांगने वाली आवाज़ आई ही नहीं हो। महापुरुष और महिला उसी प्रकार शांतिपूर्वक सो रहे थे। मैंने गिलास को टेबल पर रखा और बाहर की ओर बढ़ा। सुबह घूमने की आदत हो तो घूम आओ, बाहर से दरवाज़ा लगा जाना। पीछे से फिर आवाज़ आई। बाहर आकर मैंने दरवाज़ा लगा दिया। घूमने की वैसे तो आदत नहीं है, पर यह तो तय था कि अब नींद नहीं आएगी, इसलिए बाहर निकल पड़ा। चारों तरफ सुबह होने की तैयारी चल रही थी। वैसे इस घटना को यही खत्म किया जा सकता था, क्योंकि लग यही रहा है कि घटना और महिला की अधूरी कहानी अपूर्णा दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। मगर नहीं, अभी हमारा एक पात्र तो घटना में आया ही नहीं। जिक्र से क्या होता है, पात्र को तो भी सशरीर उपस्थित होना पड़ता है। कुछ देर तक मैं फिजूल में ही इधर उधर टहलता रहा कि अचानक मुझे पुरुष का ख्याल आया। उसके बारे में सोचता हुआ मैं उनके घर की ओर बढ़ा। पुरुष बाहर बरामदे में ही मिल गए। केवल लुंगी और बनियान पहने बैठे थे, चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही बोले, अरे सुबह सुबह कहाँ से चले आ रहे हो भाई? सुबह सुबह नहीं, कल का आया हूँ। रात को उधर कुछ साहित्यिक चर्चा चल रही थी, इसलिए वहीं रुक गया था, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, हाँ, उधर की गोष्ठियाँ तो रात भर ही चलती हैं, पुरुष ने कुछ विचित्र स्वर में कहा। चाय पियोगे? पुरुष ने कहा। नहीं पीने का तो सवाल ही नहीं, मैंने भी बेतकल्लुफ़ी से उत्तर दिया। तुम बैठो, मैं बना कर लाता हूँ। कहते हुए पुरुष उठे और अंदर की ओर बढ़ गए। 1 गिलास पानी पीने की इच्छा से मैं भी पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में मैंने देखा कि पुरुष के बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और अंदर पलंग पर चादर से ढका हुआ एक मानव शरीर सो रहा है। चादर पूरी तरह ढकी थी, इसलिए समझना मुश्किल था कि सोने वाला पुरुष है या स्त्री। चादर उठाकर देखा नहीं जा सकता था। हालांकि मैं उठाकर देख भी लेता, पर पूर्व में कह चुका हूँ कि कहानी में केवल 4 पात्र हैं, इसलिए अब नहीं उठा सकता। खैर, ये आपको समझना है कि सोने वाला कौन है। वहीं खड़े खड़े मैंने रसोई की ओर देखा, जहाँ पुरुष चाय बना रहे थे। मुझे लगा पुरुष की लुंगी सफ़ेद झक धोती में बदल गई है, उनकी बनियाइन मोटी खादी वाले प्याजी कुर्ते में बदल गई, आंखों पर मोटी फ्रेम का चश्मा आ गया है। मैं धीरे से बुदबुदाया, एक और महापुरुष। सुबह के सन्नाटे में मेरा बुदबुदाना पुरुष तक पहुंच गया, हालांकि अस्पष्ट पहुंचा, इसलिए बोले, कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, हाँ पानी चाहिए, मैं ले लेता हूँ। कहकर मैं अंदर से पानी का गिलास भरकर बाहर आकर बैठ गया। मेरे हिसाब से घटना समाप्त हो चुकी है, आपका क्या मानना है? अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी ये कहानी नहीं है। उम्मीद है कहानी का आशय आपको भी समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।